ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग फिर से। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, बहुपद हमारा टॉपिक चल रहा था, पॉलिनोमियल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। ऐसा सभी को पता है कि जब भी मैं कहता हूं पोल में आंसर करने के लिए, जहां पर आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो जल्दी से पोल में आंसर करने नहीं जाना है, पहले आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाए ए बी सी या डी में, तो आंसर करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना होगा नीचे में। 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करोगे, सेकंड वाला पेज खुलेगा, जहां पर ये एक्टिविटी का एक ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में नीचे में। ठीक है, तो इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो ये तीसरा पेज खुलेगा। यहाँ वन फुल एक्टिव पर क्लिक करोगे तो फिर ये चौथा पेज खुलेगा, और ये चौथे पेज में एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपका आंसर लगता है, मान लो आपको आंसर लगता है मेरा आंसर सी है, तो इस सी वाले सर्कल पर क्लिक करके इस वोट पर क्लिक करोगे, यहाँ वोटेड लिखा हुआ आएगा, तब आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर से बैक करोगे, वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहां आपकी क्लास चल रही है ना। सारे बच्चों को आंसर करना है ना, सभी का आंसर आना चाहिए। क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 आंसर आना चाहिए, बैठे नहीं रहना है ना। अगर गलती होगा तो फिर उसको मैं फिर से और बेहतर तरीके से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आंसर जरूर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कवर। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था समीकरण को हल करना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर कुछ चीजें पता है हमें कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समीकरण का हल का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी चर है, उसका मान आपको पूछा जा रहा है। मान लो अगर x है तो x का वैल्यू बताइए, y है तो y का वैल्यू बताइए, z है तो z का वैल्यू बताइए। ठीक है, और इसमें भी एक मेथड हमने सीखा था, पक्षांतरण विधि, या तो ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज में क्या होता है, कुछ रूल्स है कि एक समीकरण में इक्वल टू के साइन में इक्वल टू के दाएं तरफ कुछ टर्म्स होंगे, दाएं और बाएं तरफ दोनों ही कुछ कुछ टर्म्स होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि दो दो टर्म हो, कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, है ना। तो एक को कहते हैं हम लोग LHS, और इधर वाले को कहते हैं RHS, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। जब भी यहाँ पर चर का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ टर्म्स को LHS से RHS शिफ्ट करते हैं या RHS से LHS में शिफ्ट करते हैं, मतलब पक्ष को बदलते हैं, लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में। कोशिश यही करते हैं इन जनरल कि हमारा LHS में बाएं तरफ हमारा सिर्फ चर वाला टर्म रहे, और RHS में हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाए, अचर वाला टर्म रहे, है ना। इस क्रम में कि कुछ कुछ टर्म्स को दाएं से बाएं और कुछ को बाएं से दाएं ले जाते हैं। तो जब भी आप किसी टर्म को, यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज है, पक्षांतरण विधि क्या होता है, ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, जब भी किसी टर्म को आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हो, तो ऐसा करते समय उसका साइन बदल जाता है, उस टर्म का, उस पर्टिकुलर टर्म का, जिसको आप दाएं से बाएं ले जा रहे हो या बाएं से दाएं ले जा रहे हो। ठीक है, तो अगर वह टर्म जिसको भी आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जा रहे हो, उसका साइन कैसे बदलता है, अगर हमारा वो प्लस के साइन के साथ है, मतलब उसके आगे अगर प्लस का साइन है, तो वो अगर दूसरे तरफ जाकर घटाव में बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर वो घटाव में रहेगा तो दूसरे तरफ जाकर वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस। और अगर गुना में हो रखा है, मान लो कोई क्वांटिटी किसी दूसरे टर्म से गुना में हो रखा है, तो दूसरे तरफ जाकर वो डिवीजन हो जाएगा, भाग लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे डिवीजन, एक सेकंड रुक देखिएगा, हाँ। और अगर कोई चीज डिवीजन में है तो दूसरे तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने काफी सारे उदाहरण आपको सिखाए थे, जैसे कि मैं 2 उदाहरण से बता रहा हूँ। मैंने लिखा x+5 बराबर 8, तो यहाँ पर आप x का मान कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर 5 को उधर भेजेंगे, तो 5 को उधर भेजेंगे तो 8 में से क्या करना पड़ेगा, 8 में से 5 को घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो x 5 के साथ एडिशन में, यहाँ पर प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो ये माइनस का साइन बन जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। या फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास लिखा है 7x बराबर 21, तो x का वैल्यू कितना आएगा बताइए। 7x अगर 21 के बराबर है, इस बार देखो क्या है, इस बार आप 7 को उधर लेके जाओगे तो यहाँ पर घटाना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था 7 गुना x है, ये 7 गुना x है और 21 के बराबर है, तो ये 21/7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुना है रख इन दोनों के बीच, तो 7 को अगर हम दाएं तरफ लेके जाएंगे तो 21 में 7 से भाग देना पड़ेगा, तो इस बार लिखेंगे 7×3=21। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमने ढेर सारा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, है ना। तो उसी में से एक क्वेश्चन मैं रिकॉल क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सभी को ट्राई करना है, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। क्वेश्चन है 2z+6 बराबर 3+z। ठीक है, और बोला क्या जा रहा है, इस समीकरण को हल करिए। और हल करने का मतलब आप सभी को पता है, हल करने का मतलब यही है
इसमें जो भी वेरिएबल है यानी जो भी चर है उसका मान बताइए, यानी जेड का मान बताइए, सिंपल सा है ना। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया है 2z+6 बराबर 3+z, और आपसे पूछा गया है कि जेड का वैल्यू यहां पर क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो आप यहां पर क्या करोगे, दो जगह पर वेरिएबल है ना। आप बोलोगे सर सबसे पहले एक जेड यहां भी मुझे दिख रहा है और जेड यहां भी दिख रहा है, मतलब दो जगह पर वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मतलब पछांसन विधि का यूज करेंगे। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। देखो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, 1-1, 3-3। ठीक है, तो बस हड़बड़ी नहीं करना है आपको, आराम से सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सही होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी प्रैक्टिस कराया था, और फिर पोल में भी सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिया था, थोड़ा बहुत अंतर था, बाकी क्वेश्चन ऐसा हमने कर रखा है। ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही, अच्छा जो बच्चों कर चुके हो ना आंसर, बस वेट कर लो, आपके बाकी सभी दोस्त जैसे ही आंसर करेंगे मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दो बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो रुकते हैं लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में एंड करके डिस्कस करेंगे। अगर उतने समय में भी अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता सकते हो। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, और इसी तरीके से आपको मैं क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा सभी का आंसर करना है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 2z+6 बराबर 3+z दिखा है, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है। जिनके भी गलत हो गए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस 2z+6 को तो सेम लिख दे रहा हूँ, मतलब LHS में बाएं तरफ जो लिखा गया था पहले मैंने सेम लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब ये जो जेड लिखा गया है, जो राइट साइड में है हमारा, दाएं तरफ जो है, ये जेड, सॉरी वेरिएबल है ना, चर है। तो आप बोलोगे सर चर को मैं इधर लेके जाऊंगा, है ना, इस तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल वाला सारा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर उधर लेके जेड जब जाएंगे तो प्लस का जेड जो होगा वो माइनस का जेड बन जाएगा। देखो जेड के आगे प्लस का साइन है, तो जैसे ही आप टर्न को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हो उसका साइन भी बदल देते हो, तो प्लस का जेड बन जाएगा माइनस का जेड बराबर 3 लिख दिया, क्योंकि जेड तो उधर चला गया तो बस ये 3 बचेगा दाएं तरफ, है ना। उसके बाद आप देखिए ये बचेगा हमारे पास 2z-z। देखो चर वाले को मैंने बस लिखा, इस 6 को मैंने नहीं लिखा। इस 6 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 हमारा कांस्टेंट है, अचर है। तो इस 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, इस 6 को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो राइट साइड ले जाओगे तो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर 3-6, माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि 6 के आगे देखो प्लस का साइन था, लेफ्ट साइड में प्लस का साइन था, जब उसको राइट साइड लेके गए तो वो माइनस के साइन के साथ जाएगा, तो ये माइनस का 6 बन गया, 3 में से 6 घटाना पड़ेगा इस बार। बाएं तरफ एडिशन में था, दाएं तरफ सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, है ना। अब 2z में से z घटाना है, तो 2z में से z घटाकर कितना आएगा, 2z-z कहने का मतलब वो एक z है, लिखते नहीं है ऐसे, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और z तो ऐसे ही रहेगा, समान पदों का जोड़ घटाव आप याद कर लो। तो 2z में से अगर एक जेड को घटाएंगे तो एक जेड आएगा, और एक जेड का मान जेड ही होता है। आप लोग इसे 2z-z करने पर ये जेड आएगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपको बताना है। 3 में से 6 घटा रहे हो, देखो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हो, तो इसका मतलब तो नेगेटिव आंसर आएगा, और 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, है ना। तो आंसर आएगा हमारा जेड बराबर -3। ये समझ में आया सभी को, जेड बराबर -3 आया, क्लियर हुआ ये। जिनका भी गलत हो गया था, मतलब काफी कुछ बच्चों का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड बराबर +3 है जो गलत है, जेड बराबर -3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 2z में से जेड घटाया जेड आया, 3 में से 6 घटाया -6 आया, -3 आया। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर -3 था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर से आप घर पर खुद से ट्राई करना। ठीक है, खुद से आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है,
मैंने ग्रुप में मैसेज करके बताया था आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड। ठीक है, पहले देखो करना क्या है, फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है किसी भी बहुपद का। अब उसमें भी कई मेथड होते हैं। एक मेथड होता है सार्वगुणनखंड विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो पहले ये समझते हैं कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, सार्वगुणनखंड क्या होता है। फिर जब ये सार्वगुणनखंड हम लोग सीख लेंगे, तब इसको यूज करके किसी भी बहुपद या किसी बीजीय व्यंजक को गुणनखंड करने के लिए सीखेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड होगा, उतनी आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी होमवर्क में दिए जाएंगे क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करना, जितने भी पोल में क्वेश्चन दिए जाएंगे उस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर पोल में गलती भी होता है आपसे तो फिर से उसको बाद में खुद से करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे ये सारे टॉपिक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी बीजीय व्यंजक अगर मैं लिख दूं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5xy+15। अब आपको याद करो, कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको बताया था किसी भी टर्म को, किसी भी बीजीय व्यंजक के हर एक पद को कैसे गुणनखंड करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, ये मुझे बता सकते हो? इस बहुपद में, इस या इस बीजीय व्यंजक में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बस इतना मैं पूछ रहा हूँ आपसे। काफी सिंपल सा है, पदों की संख्या कितनी है। तो आप बोलोगे सर 2, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक पद 5xy है और एक पद 15 है, तो दो पद है यहाँ पर। अब इन दोनों पद को अगर मैं बोलूँ कि फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड करके लिख दीजिए, तो इस 5xy को आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर इस 5xy को हम लिख देंगे 5 गुना x गुना y। ठीक है, सिंपल है। 5xy के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना हो रखा है तीनों, 5x और y। अगर मैं 15 को बोलूँ गुणनखंड करने के लिए, तो 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे गुणनखंड करके लिखेंगे? जब भी हम किसी संख्या को गुणनखंड करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से गुणनखंड करना होता है कि जितने भी नंबर दिखे वो सारे प्राइम नंबर आए, अभाज्य संख्या है। तो 15 को आप सोचिए 5 गुना 3, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 मिल जाएगा। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या लिखा, 5xy को फैक्टराइज करके 5 गुना x गुना y, और 15 को मैंने लिखा 5 गुना 3। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब हमारा टॉपिक क्या था, सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन एक वर्ड जो है ना, कॉमन, जो आपको कई बार मैं यूज करूंगा, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, है ना। थोड़ी देर में आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा उभयनिष्ठ। तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। जैसे कि समझिए, मान लो इसको मिटा करना, बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर एक बैग बनाया, ये हमारा बैग नंबर 1, और यहाँ पर मैंने एक और बैग बनाया और इसको मैं कह रहा हूँ है हमारे पास बैग नंबर 2। ठीक है, दो बैग है। अब बैग नंबर 1 में मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ए, यहाँ पर लिखा पी, और यहाँ पर लिखा एम। मैं यहाँ लिख दिया एस, यहाँ पर पी, और यहाँ पर जेड। मुझे बताइए बैग 1 में और बैग में, बैग 1 में और बैग 2 में कौन सा लेटर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों ही में प्रेजेंट है। तो कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है, जो दोनों ही जगह है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप बोलोगे सर पी यहाँ पर भी है, बैग 1 में भी पी है और बैग 2 में भी पी है, तो हम पी को क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। तो पी क्या है, कॉमन हो गया, इसको हम उभयनिष्ठ कहेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आ रहा है कि जो दोनों जगह पर प्रेजेंट हो। तो आप मुझे बताइए, तो ठीक है नॉर्मल डेली लाइफ का उदाहरण से मैंने बताया, अब मैथमेटिक्स में बताइए कि 5xy का गुणनखंड क्या क्या है। आप बोलोगे सर 5x और y, ये तीनों ही उसके गुणनखंड है। 5 और गुना 3 में 15 का गुणनखंड क्या है, 5 और 3। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि सार्वगुणनखंड बताइए, मतलब कॉमन फैक्टर बताइए जो दोनों ही का गुणनखंड है। ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो 5xy में भी आया, 15 में भी आया, ये बता सकते हो? बस देख के आपको पता चल जाएगा। 5, वेरी गुड। आप बोलोगे सर 5 यहाँ पर भी है, 5 मतलब 5xy का भी एक गुणनखंड है, और 5 हमारा 15 का भी एक गुणनखंड है। तो हम कहेंगे सार्वगुणनखंड क्या आएगा, 5 आएगा। ये समझ में आया कि सार्वगुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इसी को कॉमन फैक्टर कहते हैं। अभी डेफिनेशन के साथ में आपको बताऊंगा, सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमने एक स्टेप में सीखा कि सार्वगुणनखंड क्या है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे मैंने क्या बोला अभी, कि ऐसा गुणनखंड जो 5xy में भी आए और जो 15 में भी आए। अब अगर यहाँ पर 2 टर्म था तो मैंने 2 टर्म में देखा, अगर 2 से अधिक टर्म रहेगा तो सभी में होना चाहिए कॉमन। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, वह गुणनखंड
जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन हो, ठीक है, जो सभी में कॉमन। सभी क्यों लिखा गया? जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो पद रहे बीजीय व्यंजक में या बहुपद में, हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा बहुपद लिखा हो जिसमें चार टर्म आ जाए। तो कॉमन फैक्टर जब आप देख रहे होगे, जब सार गुणनखंड देखेंगे, तो ऐसा गुणनखंड देखेंगे जो पहले टर्म में भी हो, दूसरे में भी हो, तीसरे में भी हो और चौथे में भी हो। तो ऐसा गुणनखंड जो दिए गए सभी पदों में कॉमन हो, उसी को क्या कहेंगे? सार गुणनखंड कहेंगे, उसी को कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो डेफिनेशन समझ में आया सभी को कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, सार गुणनखंड होता क्या है? तो ऐसा गुणनखंड जो दिए गए बहुपद के सभी पदों में कॉमन दिखे, ठीक है, जो सभी का फैक्टर हो वही होगा, ठीक है। तो उदाहरण से सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 12xy² और 6, ठीक है। और बोला गया है कि यहाँ पर कितने टर्म है? दो टर्म है ना, 12xy² और 6। इसका बोला जा रहा है सार गुणनखंड बताइए, यानी कॉमन फैक्टर बताइए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का दोनों टर्म का फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ, गुणनखंड करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। चलो इसको मैं पहले करता हूँ। पहला टर्म लिखा मैंने 12xy²। 12xy²। देखो 12xy² को अगर मुझे गुणनखंड करके लिखना होगा, फैक्टराइज करके लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? 12 को मैं गुणनखंड कर लिख लेता हूँ। मुझे बताइए 12 को मैं सिर्फ 4 गुना 3 लिख सकता हूँ क्या? ये सही होगा? 12 को मैं 4 गुना 3 लिखूं? देखो 4 गुना 3 लिखना तो सही है, 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये और भी गुणनखंड होगा, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 और भी टूटेगा। टूटेगा मतलब और उसको गुणनखंड करके हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। तो देखो हमें कोई भी संख्या को तब तक गुणनखंड करके लिखना होगा जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए, है ना, मतलब अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अब देखो ये दो भी प्राइम नंबर है, ये दो भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, मतलब सारे के सारे अभाज्य संख्या आ गए। तो 12 को हम 4 गुना 3 नहीं लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ये 12 हो गया। एक्स तो एक्स ही रहेगा, गुना में एक्स रहेगा। और वाई का वर्ग लिखा गया है, वाई का वर्ग कहने का मतलब वाई को 2 बार गुना करना, तो आप लिखोगे सर वाई इंटू वाई, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला टर्म है हमारे पास 6। तो आप 6 को कैसे लिखोगे? 6 को तो बड़ा ऐसी आसान है, आप बोलोगे सर 2 गुना 3, है ना, 2 गुना 3। क्लियर है? ये क्लियर है? 6 को मैंने लिख दिया 2 गुना 3। दो भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सार गुणनखंड बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, जो भी कॉमन दिखेगा उसको मैं सर्कल करते जाऊंगा। तो आपको दिख रहा है सर कॉमन का मतलब दोनों जगह प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप बोल दो सर 2 है ना। तो यहाँ पर भी 2 है, आप बोलोगे सर 2 दोनों जगह पर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, नीचे में सात गुणनखंड में 2 लिखा। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 इसमें भी है, मतलब 3 भी सात गुणनखंड है, कॉमन है। अब यहाँ पर देखिएगा हमें क्या करना होता है ना, सबसे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर चाहिए होता है कॉमन निकालने के लिए सात गुणनखंड में। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सात गुणनखंड आएंगे उसको गुना करके लिखेंगे। वेरी गुड, सरिता ने अभी बिल्कुल सही लिखा है, 2 गुना 3। देखो आप ऐसे नहीं लिखोगे, 2 कॉमा 3 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी सात गुणनखंड मिलेंगे हम उन सभी को गुना करके लिखते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 आया था, इनको गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो सात गुणनखंड क्या आया, आंसर हमारा 6 आएगा। समझ में आया सभी को? ये समझ में आया कि 6 कहाँ से आया? तो 2 आया था और 3 आया था, और 2 और 3 को मैंने गुना कर दिया, जितने भी सात गुणनखंड आएंगे सभी को हम गुना कर देंगे, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे मैंने क्या किया, 12xy² को मैंने गुणनखंड करके लिखा, तो आप बोलोगे सर 12 को मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 3, एक्स को मैंने एक्स ही लिखा और वाई के वर्ग को वाई को 2 बार गुना करना होता है। 6 को आप क्या लिखोगे? 6 को आप बोलोगे सर 2 गुना 3। अब आपसे बोला जाए कि सात गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर देखिए कॉमन क्या क्या है, मतलब कॉमन का मतलब तो बता ही दिया, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों जगह दिख जाए। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो आप एक बार 2 लिख दोगे। फिर बोलोगे सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और यहीं पर इंपॉर्टेंट है कि आप फिर से कॉमा लगा के 3 नहीं लिखोगे, जहां पर गुना करके 3 लिखोगे और बोलोगे सर 6 आएगा हमारा आंसर। क्लियर है? अब क्लियर है? तो सात गुणनखंड जब भी कोई आपसे पूछेगा इसी तरीके से ब्रेक करके हम लोग चेक कर लेंगे। और भी उदाहरण से करते हैं, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, हाँ, एक दो नंबर ले रहा हूँ सिंपली, ठीक है, बस दो नंबर ले रहा हूँ। एक नंबर है हमारे पास 18 और एक नंबर है हमारे पास 45, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका मुझे सात गुणनखंड बताइए।
ठीक है, सार गुणनखंड क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो 18 को आप क्या लिखोगे, 18 को मैं सोच सकता हूँ 9 गुना 2। देखो आप सोचोगे कैसे, मैं बता रहा हूँ, या तो 9 गुना 2 सोच लो या फिर 6 गुना 3 सोच लो, कैसे भी सोच लो। तो मैं लिख रहा हूँ 9 into 2। लेकिन ये 9 into 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, 9 into 2 लिखने से काम नहीं चलेगा। आप क्या बोलोगे, सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, अभाज्य संख्या नहीं है, इसको और भी गुणनखंड करके लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे सर 18 को 3 गुना 3 गुना 2। अब समझ में आया कि 18 को मैं 3 गुना 3 गुना 2 क्यों लिख रहा हूँ। 3 गुना 3 9 हो गया, 3 गुना 3 हमारा 9 हो गया, और 9 को 2 से गुना करेंगे 18 मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आया सभी को। चल, अब अगला जो नंबर हमारे पास 45, 45 को गुणनखंड करके लिखिए। तो 45 को भी मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 5, 9 गुना 5। ठीक है, और 9 गुना 5 लिख रहे हो तो फिर से आप बोलोगे सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 को फिर से लिख दीजिए 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 5। अब अगर आपसे कोई बोले कि सार गुणनखंड बताइए, है ना, इन दोनों का सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा। अच्छा 6 कैसे आ रहा है, चलो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। आप बोलोगे सर 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो एक 3 लिख दिया। ठीक है, 3 दोनों जगह दिख गया ना। 18 में का भी गुणन 18 का भी एक गुणनखंड 3 है, और 45 का भी एक गुणनखंड 3 है। ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं क्या है, 18 के गुणनखंड है, फैक्टर है उसके। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, और भी देखता हूँ कि और भी कुछ कॉमन है क्या। तो देखो एक 3 और दिख रहा है, एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया था, गुना करके दिखोगे, तो 3 गुना 3। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन है क्या, आप देखो 2 और 5 है, ये तो अलग अलग है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो अलग है उसको नहीं लिखेंगे। अब बोलेंगे सर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। 3 को 3 से जोड़ना मत, ये गलती मत करना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका सार गुणनखंड कितना आया, 18 और 45 का जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा वो 45, सॉरी 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। क्लियर हुआ। अच्छा किसी का कैमरा ऑन है, अंकित के नाम से बच्चों, आप कैमरा बंद कर दीजिएगा। ठीक है, 9 आया। क्लियर है। चलिए, अब मान लो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे कोई पूछ ले आपसे कि मुझे बताओ 20 और 21 का सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो फिर से मैं वही चीज कर रहा हूँ, 20 को मैं लिख रहा हूँ। सर 20 को कैसे सोचेंगे, अब देखो जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आता है ना उसको लिख देना। जैसे आप सोच सकते हो सर 10 को 2 से गुना करेंगे तो भी 20 आ जाएगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो भी 20 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोनों ही लिख के दिखा रहा हूँ आपको। आप या तो 10 गुना 2 लिख दो, या फिर आप 5 गुना 4 लिख दो, दोनों ही कर सकते हो। अब 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 तो नहीं लिख सकते ना, 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको और ब्रेक करिए तो ये मिलेगा 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 5 गुना 2 हो गया हमारा 10, और ये 2। अब यहाँ पर 5 को 5 लिख दिया, 4 को ब्रेक कर दो, 2 गुना 2। देखो तो 5 2 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 2 2 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी वैसे लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 को आप सोच लीजिए 5 गुना 4, 5 को मैंने 5 लिखा, और 4 एक प्राइम नंबर नहीं था, अभाज्य संख्या नहीं था, तो मैं 4 को 2 गुना 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आया सभी को, ये समझ में आया क्या, बताइए। अब 21 को आप क्या लिखोगे, 21 को क्या लिखेंगे, आप लोग बताओ। 21 को मैं कैसे लिखूं, अच्छा साहिल के नाम से बच्चा, हाँ ठीक है, अभी क्या मतलब 21 को क्या लिखेंगे, गुणनखंड करके 3 गुना 7। वेरी गुड, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 7 या फिर 7 गुना 3। अब दोनों ही प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि सार्व गुणनखंड बताइए, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, कॉमन फैक्टर क्या आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कई बार यूज करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। 21 21 कैसे है, 21 सार गुणनखंड कैसे आ जाएगा। एक तो यशिका कह रही है 1 होगा, देखो यहाँ पर 1 कैसे होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखो यहाँ पर कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, यहाँ पर 5 2 2 है, नीचे में 3 7 है, सारे अलग अलग है ना। कोई भी ऐसा गुणनखंड दिख रहा है कि आपको जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट हो, नहीं। तो आपको पता है सर किसी भी नंबर में 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कहीं पर भी लिखा है 10, तो 10 को तो हम लिख सकते हैं ना 10 गुना 1। अगर कहीं लिखा है 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं ना 8 गुना 1। तो 1 से तो कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 1 से मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक यहाँ से भी गुना कर देंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं सर 20 का भी एक गुणनखंड 1 होगा, और 21 का भी एक गुणनखंड 1 होगा। तो एक तो सभी
नंबर का एक गुणनखंड होता है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड होगा, जो कॉमन फैक्टर आएगा, वो एक आएगा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं कभी लिखा दिखे, नोट करिएगा कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो ऐसे केस में सार्व गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया? इतना क्लियर है सभी को? ये समझ में आया कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो 1 हमेशा कॉमन होगा। जीरो मत बोलना, ठीक है? जीरो कभी भी सार्व गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है? चलिए, अब कुछ टर्म्स मैं लिख रहा हूं वेरिएबल के फॉर्म में। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 15x² और यहां पर मैं लिख दूं 20xy, ठीक है, 20xy। और इसका मैं पूछ रहा हूं कि कॉमन फैक्टर बताइए, सार्व गुणनखंड बताइए। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को फैक्टराइज करूंगा, गुणनखंड करके लिखूंगा। तो 15 को कैसे लिखोगे आप? 15 को सोचिए, 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 15 को प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे तो 15 क्या आएगा, 5 गुना 3। आपको पता है 5 भी प्राइम नंबर है सर, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। गुना एक्स का वर्ग है, तो एक्स के वर्ग को क्या क्या लिखेंगे, एक्स गुना एक्स, एक्स को 2 बार गुना करना होगा। तो 15x² को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना x गुना x, ठीक है। 20xy को क्या लिखोगे, 20 को आप सोच लो 5 गुना 4, इस 20 को आप सोचिए 5 गुना 4। लेकिन ये 4 लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है, ये 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो आप फिर से उसको ब्रेक करिए, 5 × 4 को आप लिख दोगे सर 2 × 2 गुना, अब एक्स वाई को आप लिख दो x × y, ठीक है, x × y। तो ये मैंने क्या किया, इन दोनों को गुणनखंड करके लिख दिया, दोनों ही टर्म को मैंने गुणनखंड करके लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या गया था कि सार्व गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो देख लो ऐसा फैक्टर जो दोनों ही में है। तो 5 मुझे दोनों जगह पर दिख रहा है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। और क्या कॉमन दिख रहा है, और कुछ ऐसा दिख रहा है जो दोनों जगह पर प्रेजेंट हो, 15x² के भी गुणनखंड में भी आ रहा हो और 20xy में भी आ रहा है एक्स वैल्यू। तो आप बोलोगे सर एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। तो अब देखो, कॉमा देकर नहीं लिखेंगे, एक्स लिखकर इसको गुना करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 5 गुना x यानी 5x। तो यही हमारा कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 5x। तो इस टाइप से करेंगे। अब देखो दो दो टर्म था तो ऐसे किया, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको दो ही टर्म दे। आपको सार्व गुणनखंड में क्या बोला, सभी में कॉमन होना चाहिए। सभी में एक वर्ड आया था, सभी में जो उभयनिष्ठ हो। तो अगर मेरे पास अगर कोई मान लो 3 टर्म लिख दिया जाए, है ना, जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, 9a कॉमा 6ab कॉमा 5b, ठीक है। और आपसे पूछता हूँ कि इसका मुझे सार्व गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो मैं क्या करूंगा, तीनों ही टर्म को फैक्टराइज करूंगा। तो 9a को लिया सबसे पहले, 9a को क्या लिखोगे आप, एनीवन, या तो माइक ऑन करके बताइए या चैट में लिख दीजिए। 9a का कॉमन फैक्टर, सॉरी 9a का फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर 3 गुना 3, ठीक है। आप बोलोगे सर 9 को लिख देंगे 3 गुना 3, और देखो ए को नहीं छोड़ना, ए भी तो आएगा ना, 3 गुना 3 गुना ए। 9 को लिखा 3 गुना 3, और ए भी तो आएगा ना, ए भी लिख दिया। अब 6a भी था, 6a भी। तो पहले 6 को आप ब्रेक करिए, तो 6 को आप लिखोगे सर 2 गुना 3 या 3 गुना 2, और गुना में ए गुना बी, है ना। तो 6 को मैंने लिखा 2 गुना 3, और ए बी को लिख दिया ए गुना बी, ठीक है। 5b को तो कुछ भी नहीं करना है, 5b प्राइम नंबर है, और गुना में बी, ठीक है, 5 गुना b। अब अगर आपसे कोई बोले कि सार्व गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो यहाँ पर सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एक आएगा क्या? देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सार्व गुणनखंड का मतलब ऐसा गुणनखंड जो 9a में भी हो, 6ab में भी हो, और 5b में भी हो। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो तीनों जगह पर हो। जैसे कि आप अगर मान लो 3 को देखा, आप बोलो सर 3 तो यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 5b में नहीं आया ना, इसका कोई फैक्टर 3 नहीं है, तो कहेंगे सर 3 नहीं लिख सकते। देखो उसी तरीके से बी दिख रहा है हमें कि 5b में भी आया, यहाँ भी आया, लेकिन दो जगह पर आया ना, ऊपर वाले 9a में भी नहीं आया है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर दिख रहा है क्या जो तीनों ही जगह पर हो, बताइए, तीनों ही जगह पर हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या करते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको दिख जाएगा कि सर एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो सार्व गुणनखंड जब भी कुछ भी नहीं दिखे तो आप बोलना सर एक आंसर होगा हमारा। क्लियर हुआ?
आसान लगा? ठीक है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिंपली क्या करना है, हर एक पद का गुणनखंड करके देखना है। अगर कुछ कॉमन दिखेगा तो सारे जितने भी कॉमन दिखते जाएंगे सभी को गुना कर दीजिएगा। कुछ भी कॉमन दिखेगा तो वन बोल देना सीधे आंसर। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। एक्स वाई स्क्वायर जेड 25 x² y z 16 x y z² का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से वही अप्रोच करते हैं। आपको पता है करना क्या है, XY² Z है ना, XY² Z, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग चैट में लिख के बताओ या फिर माइक ऑन करके बताइए। इसको अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँ, एक्स को तो एक्स लिख दोगे ना, और वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई के पावर 2 को। वाई का पावर 2 है मतलब 2 बार वाई को गुना किया गया है ना। तो आप बोलोगे सर वाई के पावर 2 को आप लिख दोगे वाई इंटू वाई, वेरी गुड। और गुना में क्या है, गुना में जेड है। देखो साथ के साथ आप भी लिखिए, जितना आप लिखोगे ना बस देखने से आप नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलना। जितना आपका हाथ चलेगा, जितना आप कॉपी पेन चलाओगे, उतना जल्दी जल्दी आप कर पाओगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आंसर आएगा, ठीक है आंसर देखते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म है हमारे पास वो है 25 x² y z। तो अगला मैं लिख रहा हूँ 25 x² y z। अब 25 को क्या लिखोगे, 25 कैसे मिलेगा, 25 को सोचिए फैक्टराइज करने का, गुणनखंड करने का। तो 5 × 5 लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं ना, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 5×5 = 25 है ना। तो आपको पता था दोनों 5 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर आ गए, 5 × 5 आ गया। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स इंटू एक्स हो गया, और वाई इंटू जेड, वाई जेड कहने का मतलब वाई गुना जेड। और लास्ट टर्म हमारा 16 x y z²। 16 को कैसे लिखे हम लोग, 16 को देखो, 16 को आप सिंपली समझो कि 4 × 4 है, ये 8 × 2 है, कैसे भी समझ लो। जैसे मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ 16 को मैंने लिखा 4 × 4। अब 4 × 4 नहीं लिख सकते क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस वाले 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 2। अब ये जो 4 है इस वाले को भी 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 2। ठीक है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, सारे प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 16 को लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 4 बार 2 को गुना करेंगे 16 आ जाएगा। देख लीजिए 2 × 2 = 4 होगा, 4 × 2 = 8 होगा, 8 × 2 = 16 हो जाएगा। ठीक है, एक्स को तो मैंने एक्स लिखा, वाई को मैंने वाई लिखा, और जेड के वर्ग को मैंने लिखा जेड इंटू जेड। ठीक है, जेड का पावर 2 था, पावर का मतलब घात का मतलब आप सभी को पता है, जेड का पावर 2 था तो 2 को बार गुना कर दिया जेड। अब पूछा जा रहा था हमसे सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, क्या होगा सार्व गुणनखंड हमारा। तो जो जो भी कॉमन दिख रहा है ना उसको आप एक साथ लिखते जाइए और गुना करते जाइए। तो देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स तीनों जगह दिखा तो एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, वाई मुझे दिखा इसमें भी है, वाई यहाँ पर भी है, और वाई यहाँ पर भी है। मतलब एक्स पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, तीनों ही में वाई एक फैक्टर है। तो आप बोलोगे सर वाई भी आ जाएगा, और गुना करके वाई लिखेंगे, एक्स गुना वाई। जेड देखिए इसमें भी है, जेड यहाँ भी है, और जेड यहाँ भी है। तो आप बोलोगे सर गुना जेड। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा कुछ ऐसा है जो तीनों जगह पर प्रेजेंट हो। देखो आप कुछ भी नहीं है क्योंकि एक टर्म यहाँ पर वाई बच रहा है, और आगे यहाँ पर 25 x² y z में कोई भी वाई नहीं है ना, क्योंकि अब तो 5 5 और एक्स ही बचा ना, वाई तो है नहीं। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सार गुणनखंड इसका क्या आ गया, एक्स वाई जेड। तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर जो है वो है एक्स वाई जेड। समझ में आया, अब क्लियर हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, सार गुणनखंड तो समझ में आ गया। चलिए, तो इसी पे बेस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पोल सेक्शन में सभी लोग को आंसर करना है। ठीक है, कोई भी बैठे मत रहिएगा, ट्राई जरूर करना है, अपने कॉपी पर सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल था, 2x 3x² और 4 का सार्व गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। ठीक है, तो पोल का समय आपके लिए होता है, मैंने तो अभी समझाया ढेर सारा आपको एग्जाम्पल देकर। तो अभी आपको खुद से कोशिश करना है। ठीक है, चैट बंद रहेगा आपका, पहले सॉल्व करिए उसके बाद आंसर दीजिए। तो एक है हमारा टर्म 2x, 2x को आप गुणनखंड करके लिखिए। फिर अगला टर्म है 3x²। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे भी हमने कठिन कठिन क्वेश्चन अभी किया है। और कठिन तो कुछ नहीं होता, बस इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो 2x 3x² और 4 का कॉमन फैक्टर यानी सार्व गुणनखंड बताइए।
तो ऐसा देखो, कॉमन फैक्टर में क्या होगा, सात गुणनखंड में ऐसा गुणनखंड जो 2x में भी आए, 3x स्क्वायर में भी आए और 4 में भी आए, मतलब ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही का गुणनखंड हो। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब हमेशा समझिएगा ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही में कॉमन हो, दिए गए सभी पदों में कॉमन हो। ठीक है, चलिए, तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, बस बैठे मत रहिएगा, आंसर कीजिए। अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है। अच्छा, इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर एक कंफ्यूजन सभी को हो रहा है। चलो देखते हैं इसको। तो दो बच्चे और थे जिनका आंसर नहीं आया है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। अच्छी बात है कि आप सभी ने ट्राई किया और आंसर किया है सभी लोगों ने। चलिए, और इसी को कंटिन्यू रखना है हमें। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या है। देखो यहां पर क्या होगा, 2x को जब मैं गुणनखंड करके लिखूंगा, अच्छा यहाँ पर काफी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, पोल में भी काफी लोग का आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं बी होगा, सी होगा, डी होगा या ए होगा, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं 2x कितना होगा। 2x को आप बोलोगे सर 2 गुना x, 2 इंटू एक्स, इसमें तो कुछ नहीं करना था ना, 2 और x को गुना कर देंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर करने का मतलब, तीन तो प्राइम नंबर है ही, तीन तो अभाज्य संख्या है, तीन को तो तीन ही लिख देंगे। अब x का वर्ग है, तो x के वर्ग को क्या लिखोगे, x इंटू एक्स, x को 2 बार गुना करना है ना, x इंटू एक्स, 2 बार गुना करेंगे। 4 को क्या लिखेंगे, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है सर, 4 को तोड़ना पड़ेगा और यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2। ठीक है, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि इन सभी में कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को लग रहा था कि आंसर एक्स होगा, क्योंकि आपको दिख गया सर यहाँ पर भी एक्स आ गया। एक सेकंड समझिएगा, जो भी आंसर ऑप्शन डी दिए थे ना कुछ बच्चे, देखो आपने ये सोचा कि सर एक्स यहाँ भी आ गया, एक्स यहाँ भी आ गया, तो एक्स हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक्स देखो, 4 में एक्स नहीं आया ना, इसमें एक्स आया नहीं आया, इस वाले में एक्स नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर एक्स तो तीनों में नहीं है, तो एक्स तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब दो होगा क्या, देखो दो यहाँ पर आ गया, दो नीचे में भी आ गया, 4 में भी दो आ गया, लेकिन 3x स्क्वायर दूसरे वाले टर्म में देखिए, चार दो नहीं आया है। ठीक है, तो दो भी आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, तो दो भी नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, तीन तो नहीं होगा, तीन तो बस एक ही में आया, 3x स्क्वायर में आया, तो आंसर क्या करें बताओ। अब समझ में आ रहा है आपको कि अब आंसर क्या होगा। अब बोलोगे सर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो तीनों ही में कॉमन हो, वेरी गुड। आप बोलोगे सर अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर सीधे सीधे बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, एक होगा। क्यों एक होगा, क्योंकि एक से हम यहां भी गुना कर सकते हैं, एक से हम यहां भी गुना कर सकते हैं, और एक से हम यहां भी गुना कर सकते हैं। तो सार गुणनखंड क्या आएगा, एक, 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 हमारा आंसर क्या आएगा, एक, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ये क्लियर हुआ सभी को। तो यहां से बस ये सीखने को मिल रहा है कि हम सब सिर्फ दो टर्म को देख के कॉमन नहीं बता सकते। ठीक है, हमें तीनों ही में देखना होगा क्या कॉमन है। ठीक है, दिए गए सभी पदों में कॉमन देखना होगा। ठीक है, चलिए अब इसी को यूज करके, सात गुणनखंड तो आपने सीख लिया कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब कॉमन फैक्टर को यूज करके किसी भी बहुपद या फिर किसी बीजीय व्यंजक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन है 2x+10, बहुत ही सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x यहाँ पर पदों की संख्या, सबसे आसान क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि 2x+10 में पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखो आंसर बताने की जरूरत है, बस आप बताओ कि 2x+10 में पदों की संख्या कितनी है, मैं जो क्वेश्चन पर दो। ठीक है, आप बोलोगे सर दो टर्म है, पदों की संख्या दो है, नंबर ऑफ टर्म्स दो है, एक टर्म है हमारा 2x और एक टर्म है हमारा 10। तो आप क्या करो, जितने भी टर्म है सभी को गुणनखंड करके लिख दीजिए, और उसमें से हम खोजेंगे कि सात गुणनखंड क्या है। हो सकता है अभी आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब इसको ऐसे ब्रेक करोगे ना, पहला टर्म 2x था तो मैं लिखा 2 गुना x, मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स। यहाँ पर प्लस का साइन था तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, अगर माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का साइन लगाइएगा। 10 को आप क्या लिखोगे, 10 को आप सोच सकते हो सर 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना, तो 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो टर्म आपको इस तरीके से दिख रहे हैं,
एक टर्म हुआ हमारा ये वाला जो 2x है, और एक टर्म हुआ ये हमारा जो 10 है। मुझे बताइए इन दोनों में 7 गुणनखंड पूछे क्या? कोई ऐसा फैक्टर जो दोनों ही जगह है? आप बोलोगे सर दो, दो देखिए यहां पर भी है और दो इस वाले में भी है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन दिखता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो आप यहां समझिएगा, दो को आपने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, और मैं कई बार ये वर्ड यूज करूंगा, कॉमन निकाल लेंगे, जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो इसके बाद आप ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब समझिए 2x में से आपने अगर 2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? समझिए अगर 2x लिखा गया था, इस 2 को आपने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा? कॉमन निकालने मतलब उसको अलग कर दिया तो बचेगा x। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर आप बोलोगे सर यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पर 2 × 5 में से आपने 2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? ये बताओ। इस 2 को मैंने कॉमन निकाला और इस 2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बच क्या गया, x और 5। तो आप बोलोगे सर x+5 हमारा आंसर आएगा ये वाला। अब हमें क्या दिख रहा है, लिखा गया था 2x+10। ठीक है, इसको मैंने चेंज करके लिखा 2 × x+5। अब ये गुणनखंड के रूप में लिख दिया ना, मतलब हमें क्या दिख रहा है, एक 2 दिख गया और एक x+5 दिख गया। इन दोनों को क्या किया गया, इनको गुना किया गया, तो हम कह सकते हैं इसका 2 गुणनखंड हो गया, एक 2 हो गया और एक x+5 हो गया। मैंने गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिया। समझ में आया? ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए, क्लियर तो बताइए और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको देखो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ये दो मेथड बताए इससे आप कर ही सकते हो आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जैसा 2x+10 को फैक्टराइज कीजिए, तो मैं मन में ही सोच सकता हूँ 2x क्या है सर, 2 × 10, 2 × x। 10 को आप मन में सोच सकते हो सर 2 × 5 है वो। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। तो आप अगर 2 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2x में से आपने 2 को कॉमन निकाल लिया तो x बच जाएगा, प्लस 10 में से आपने 2 को कॉमन निकाला है तो 10 में से 2 घटा मत देना, यही गलती मत करना, बस 10 में से 2 घटाना नहीं है, 10 को 2 से भाग देना है। यानी 2 का टेबल पढ़िए, 10 को आप समझिए 10 क्या है, 2 × 5 है। 2 को आपने अगर कॉमन निकाल दिया तो 5 बच जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5, 2 × 5 = 10, है ना। तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 21 mn, 21 mn - 7n। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, गुणनखंड करना है आपको, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर देखो सबसे पहले मैं हर एक टर्म को फैक्टराइज करके बता रहा हूं, जो हमारा बेसिक मेथड है। 21 mn को 21 को क्या लिखोगे सर, 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको ब्रेक करिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 7 × 3 × m × n, है ना। 21 mn को मैंने लिखा, 7 × 3 21 हो गया, और m × n कर दिया। ठीक है, माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस करके 7 और n है तो 7 × n, 7 तो प्राइम नंबर ही था ना, वो नहीं टूटेगा, 7 × n। अब मुझे बताइए कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, पहला टर्म और दूसरा टर्म में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, ये आपको आंसर देना है। 7 देखो यहां पर भी है, 7 दिख रहा है यहाँ पर, और बोलोगे सर 7 यहाँ भी है, 7 तो दोनों जगह पर है। n देखो यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है, n दोनों जगह पर है, तो 7n कॉमन आ जाएगा, मतलब 7 और n आया तो इन दोनों को गुना कर देंगे ना, तो आप बोलोगे सर 7n आ गया, तो 7n को मैंने कॉमन निकाल दिया। जैसे ही कॉमन लगा निकालेंगे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहां पर सीखिएगा, यहां पर हमें क्या करना है, 7n को जब आपने कॉमन निकाल दिया, इस 7 को और n को कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 3 और m बचेगा, 3 और m बच जाएगा ना। तो 3m बचने का मतलब आप लिख दोगे सर 3m, 3 × m का मतलब 3m माइनस। अब ये समझिए 7n में से आपने 7n निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं क्या लिखूं, पूरा तो मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा क्या, देखो 0 नहीं आएगा। किसी भी मतलब क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि उसको डिवाइड करना। तो 7n में से आपने 7n को बाहर निकाल दिया, तो 7n को 7n से डिवाइड कर दो।
7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1, है ना। जैसे आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। तो उसी तरीके से 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 मिलेगा। या आप ऐसा भी याद रख लो, किसी भी क्वांटिटी को आप अगर पूरे टर्म को आप कॉमन निकालोगे ना तो वहां पर 1 बच जाएगा, क्योंकि आप फिर से जब 7 को 1 से गुना करोगे तो 7 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि कोई भी क्वांटिटी को आप अगर पूरा कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलो इसको और मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बस यस या नो में मुझे आंसर करके बताइएगा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 7 गुना n इंटू 1, ऐसा लिख सकते थे। 7n इंटू 1, 1 से भी तो गुना कर सकते थे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर अगर मैं 7n को कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पर क्या बचा, 7n तो कॉमन निकाल दिया तो आपको 3m बचेगा, तो 3m लिख दिया। और आपने यहाँ 7n को निकाल दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो जब भी आप पूरे क्वांटिटी को कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर 1 बच जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। समझ में आया, बताइए। तो मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूं आप सभी से। तो इसी पे आधारित एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए, फैक्टराइज करना है 5xy प्लस 15y को, ठीक है। 5xy प्लस 15y को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, चैट बंद है, पोल थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। 5xy प्लस 15y, गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए। आप क्या करो, इसके हर एक टर्म पे, यहाँ पर 2 टर्म है, इसको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर टर्म कितने हैं, 2 है। एक है हमारे पास 5xy और एक हमारे पास 15y, ठीक है। तो अब आप क्या करो, हर एक टर्म को गुणनखंड करके देखिए, मतलब संख्या को प्राइम नंबर के रूप में लिख के देखिए। उसके बाद उसमें से जो कॉमन दिख रहा है उसको आप ब्रैकेट के बाहर निकालिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचे। और आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे तो सारे मिलते जुलते ऑप्शन है, ए बी सी डी देखो बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक नहीं है। 5xy प्लस 15y को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं तो क्या आंसर आएगा। चलिए ठीक है, बस बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए सभी लोग। मतलब पहले सॉल्व कर लो। मैं कहता हूं आंसर करने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत हड़बड़ी करना है, जल्दी से जाकर आंसर करना है, बिल्कुल नहीं। पहले सॉल्व कर लीजिए जितना भी आपको समय लगता है, भले ही सबसे आखिरी में आंसर करो, लेकिन सही आंसर करने की कोशिश करिए आप। तो क्या कॉमन निकलेगा, 5xy और 15y में क्या कॉमन निकलेगा। चलो तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15 सेकंड वेट करते हैं। 3 बच्ची और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर करिए। इतना समय में हो जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 बच्ची और हो तो 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अभी पोल को एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या है। देखो यहां पर क्या करेंगे, 5xy प्लस 15y था, यहाँ पर 2 टाइप के आंसर आते हैं, ए और बी। देखते हैं ए होगा या बी होगा, बिल्कुल एक जैसा है ए और बी, सॉरी। चलो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर लिख दिया हमने 5xy और यहाँ पर लिख दिया हमने 15y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने, काफी बच्चे ने क्या किया, 5 को कॉमन निकाल दिया बस। तो सिर्फ 5 कॉमन नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5xy को हम लिख देंगे 5
इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये बस मैंने क्या किया है, 5xy को मैंने लिखा है। ठीक है, प्लस का साइन था यहाँ पर, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 15y को क्या लिखोगे, 15 को आप सोच सकते हो ना 5 गुना 3, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5 गुना 3, और ये y भी तो रहेगा 5 गुना 3 गुना y। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों जगह पर है। 5 तो दिख ही रहा था, लेकिन सिर्फ 5 नहीं है, और देखो y भी है ना, तो आप बोलोगे सर 5 और y ये दोनों ही कॉमन दिख रहे हैं। तो 5 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, 5y देखो दोनों जगह पर दिख गया। तो कॉमन सार्व गुणनखंड क्या आएगा यहाँ पर, इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 5y आएगा, ना कि 5 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉमन क्या निकालोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर 5y कॉमन निकाल देंगे। तो 5y कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर से आपने 5y को निकाला तो बचेगा 3। तो 5y इंटू एक्स प्लस 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 निकाला गया है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 5y है, x+3 है, बिल्कुल ये सही वाला था। ऑप्शन सी में देखो 3y है, 3y तो कॉमन आया नहीं था, ये नहीं होगा। और यहाँ पर तो सिर्फ y है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, अभी जितने भी क्लासेस चलेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस है ना, तो सारे रेगुलर क्लास करनी है आप सभी को।